हेलो एवरीवन, मैं अंकुर वावेले आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको मिलती है कक्षा 7वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक की मुफ्त शिक्षा। मतलब आपका पूरा सिलेबस यहां पर कवर किया जाता है आपकी पुस्तकों यानी आपकी बुक्स के अकॉर्डिंग, जैसे कि एनसीईआरटी की बुक्स और दूसरे स्टेट बोर्ड की बुक्स को बिल्कुल निःशुल्क में कवर कर रहे हैं। यहाँ पर जो भी वीडियो बनाते हैं, जो भी वीडियो आपको मिलते हैं, उन सारे वीडियो का आपको कोई पेमेंट नहीं करना है, कोई सब्सक्रिप्शन परचेज नहीं करना है, सभी बिल्कुल निःशुल्क हैं, वो भी क्वालिटी कंटेंट और बेस्ट फैकल्टीज के साथ है। एक और बात कि मैग्नेट ब्रेन्स के द्वारा कुछ बुक्स एंड ई बुक्स भी प्रिपेयर की गई हैं। अगर आप बुक्स एंड ई बुक्स प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप उसके लिए पात्र हो जाएंगे। लिंक पर क्लिक करके एक फॉर्म भरेंगे तो आपकी पात्रता हो जाएगी, मतलब हमारे पास आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो बुक फिर आपको मिल सकती है। अब बात करेंगे इस वीडियो के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, तो इस वीडियो के अंदर हमारे दो टॉपिक रहने वाले हैं। सबसे पहली बात तो रहेगी सहकारी समितियों की खाद्य सुरक्षा में भूमिका। क्योंकि हमारा टॉपिक जो चल रहा है उसमें हम खाद्य सुरक्षा की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर सहकारी समितियों में खाद्य सुरक्षा की भूमिका को जानेंगे, साथ ही साथ सारांश को जानेंगे। ये टॉपिक है कक्षा 9वीं के अर्थशास्त्र के अध्याय 4 भारत में खाद्य सुरक्षा का, और ये आखिरी टॉपिक इसका होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्या है सहकारी समितियों की खाद्य सुरक्षा में भूमिका, मतलब रोल ऑफ कोऑपरेटिव्स के बारे में आपको बताना है, या कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में बताना है कि फूड सिक्योरिटी में इनका क्या रोल है, क्या इनका योगदान है, क्या ये भूमिका निभाती है, उसको हम देखेंगे। तो भारत में विशेषकर देश के दक्षिणी और पश्चिमी भागों में सहकारी समितियां भी खाद्य सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। अभी आप ये नाम याद रखेंगे, सहकारी समितियां, अभी मैं इसको डिस्कस करूंगा कैसे भूमिका निभाएंगी। सहकारी समितियां निर्धन लोगों को खाद्यान्न की बिक्री के लिए कम कीमत पर दुकानें खोलती हैं ना। क्या करती हैं, ऐसी कुछ दुकानें खुलती हैं जो कम कीमत पर खोली जाती हैं खाद्यान्न के लिए, ताकि लोगों को कुछ सस्ता सामान मिल सके। उदाहरण के लिए तमिलनाडु में जितनी राशन की दुकानें हैं उनमें से करीब 94 सहकारी समितियों के माध्यम से चलाई जाती हैं। अब कोऑपरेटिव्स की जो बात आती है, सहकारी समितियों की बात आती है, तो आपको याद होगा हमने एक बार और बात करी थी कि कैसे हम सहकारी समितियों को देखते हैं। देखो, सहकारी समितियों का मतलब क्या हो जाता है, इनका मतलब ये होता है, हमने देखा था कि ये कई प्रकार के काम करते हैं, कई प्रकार की कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, एनजीओज होते हैं। जैसे आपने देखा था, हम जानते हैं इनको कि हमने ये किस तरीके से काम कर रही थी, जैसे कृषि के क्षेत्र में काम कर रही थी, फिर कृषि उत्पाद खरीदने के क्षेत्र में काम करती हैं, व्यापार के लिए काम करती हैं, सरकार की मदद से निम्नतर स्तर पर खोले जाने वाली सहकारी संस्थाएं, ये सहकारी समितियां होती हैं जो ग्रामीण लेवल तक जाके गांव के अंतिम व्यक्ति तक जाकर सुविधाएं पहुंचाती हैं। तो वैसे ही ये समितियां खोली गई किसके लिए, राशन की दुकान के लिए, कि राशन की दुकान इन समितियों के माध्यम से चलेगी ताकि हर व्यक्ति को राशन मिल सके, हर व्यक्ति का है ना पेट की पूजा हो सके, उसकी जो भूख है ना, उसको जो भोजन की हम बात कर रहे हैं उसको क्या मिल सके, भोजन मिल सके। तो ये बात यहां पर की गई है। क्लियर बात। तो उदाहरण के तौर पर तमिलनाडु में हमने देखा कि जितनी राशन की दुकानें हैं उनमें 94% दुकानें कौन चला रहे हैं, सहकारी समितियों के माध्यम से चलाई जा रही हैं। उदाहरण के तौर पर हम देखें मदर डेयरी और अमूल। मदर डेयरी आप देखते हैं तो दिल्ली में उपभोक्ताओं का दिल्ली सरकार द्वारा निर्धारित नियंत्रित दरों पर दूध और सब्जियां उपलब्ध कराने में तेजी से प्रगति कर रही है। अमूल को देखें तो गुजरात में दूध और दुग्ध उत्पाद था सफल सहकारी समिति का, इसको आप उदाहरण मान सकते हैं। इनके माध्यम से चाहे मदर डेयरी हो चाहे अमूल हो, इनके माध्यम से एक क्रांति आई है, इसको कहते हैं श्वेत क्रांति। अब श्वेत क्रांति क्या कहलाएगी उसको समझ लेते हैं, क्या कहलाती है श्वेत क्रांति, है ना। बोलोगे सर हमने इसके पहले हरित क्रांति भी पढ़ी थी। तो हरित क्रांति का जो मतलब होता है, हरित क्रांति क्या होगी, किसमें आएगी, आपके एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर आती है ना, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर आती है, मतलब कृषि उत्पाद के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगी। और ये श्वेत क्रांति कहां पर देखने को मिलेगी, तो ये आपको मिल्क सेक्टर के अंदर देखने को मिलेगी, है ना, मतलब दूध के मामले में आप इसको देख सकते हैं। अब श्वेत क्रांति का मतलब क्या है, तो यहां पर जो इसका जो उत्पादन है, इसका जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ा देना, उत्पादन बढ़ जाना।
उत्पादन बढ़ेगा। दूध क्या है? दूध को कंप्लीट फूड कहते हैं। हर व्यक्ति को थोड़ी बहुत पीना चाहिए, 100 ग्राम 200 ग्राम डेली पीना चाहिए कम से कम, ताकि जो और आवश्यक पोषक तत्व हैं वो आपको दूध के माध्यम से मिल जाए। जब श्वेत क्रांति आएगी, दूध का उत्पादन बढ़ाएंगे, डेयरियां खोली जाएंगी, उत्पादन बढ़ेगा तो साथ ही साथ क्या होंगे? दूध का उत्पादन बढ़ेगा तो दूध के उत्पाद भी बढ़ेंगे, जैसे पनीर बढ़ जाएगी, दही बढ़ जाएंगे, मिठाइयां बढ़ जाएंगी। इनके माध्यम से भी आप जो दूध है उसको ले सकते हैं, दही के माध्यम से खा सकते हैं, छाछ के माध्यम से, घी के रूप में, ये सब दूध उत्पाद कहलाते हैं। श्वेत क्रांति का उपयोग किसमें हुआ? श्वेत क्रांति दुग्ध क्रांति है, जो क्या कर रही है? दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने का काम करती है, इसे श्वेत क्रांति कहा जाता है ना, या ऑपरेशन फ्लड भी कहलाता है ये। चलो, देश के विभिन्न भागों में कार्यरत सहकारी समितियों के और अनेक उदाहरण हैं जिन्हें समाज के विभिन्न वर्गों के लिए खाद्य सुरक्षा निश्चित कराई है, जिन्हें खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कराई। जैसे महाराष्ट्र में एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस, एक और उदाहरण आया, इसको याद रखेंगे। एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस कहाँ की है? महाराष्ट्र में है, इसको एडीएस कहा जाएगा। इसने विभिन्न क्षेत्रों में अनाज बैंक की स्थापना की। ये गैर सरकारी संगठनों के नेटवर्क की सहायता से की गई। गैर सरकारी संगठन का मतलब क्या हो जाता है? इसको आप क्या कहते हैं? इसको कहा जाएगा एनजीओ। एनजीओ के माध्यम से इनकी स्थापना की गई। और ये अनाज बैंक क्या हो गया? बैंक का मतलब क्या होता है? बैंक आप जानते हैं ना, जमा रहता है, जहां पर आप पैसा जमा भी करते हैं, निकालते हैं। अनाज बैंक मतलब आप बेच भी सकते हैं, वहां से खरीद भी सकते हैं। एडीएस और गैर सरकारी संगठनों के लिए खाद्य सुरक्षा के विषय में प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम संचालित करती है। मतलब प्रशिक्षण करेगी, साथ ही साथ क्षमता का निर्माण कैसे किया जाए इसके कार्यक्रम भी बनाती है। अनाज बैंक आप धीरे धीरे महाराष्ट्र के विभिन्न भागों में खुलते जा रहे हैं, अलग अलग जगह पर ये खुल गए हैं, ताकि सभी लोग क्या कर पाए? सभी लोग इस अनाज बैंक का फायदा उठा पाए। कुछ इस तरीके से है ये। अनाज बैंक की स्थापना गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से उन्हें फैलाने और खाद्य सुरक्षा पर सरकार की नीति को प्रभावित करने में एडीएस की कोशिश रंग ला रही है, ताकि अनाज बैंक स्थापित होंगे तो हर एक व्यक्ति के पास तक खाद्य सुरक्षा रहेगी। तो आप देख सकते हैं कि जो कोऑपरेटिव्स हैं, जो सहकारी समितियां, उनकी भूमिका आप देखें, निम्नतर स्तर पर जाकर हर एक व्यक्ति का भला करने की कोशिश कर रही हैं। एडीएस अनाज बैंक कार्यक्रम को एक सफल और नए प्रकार के खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के रूप में स्वीकृति मिली है ना, एडीएस की, और एडीएस अनाज बैंक कार्यक्रम को कि एक नए तरीके से क्या किया है? उनको एक्सेप्ट किया गया है, स्वीकार किया गया है। अब बात करेंगे सारांश के बारे में कि समरी क्या कहती है। तो सारांश आप देखें, किसी देश की खाद्य सुरक्षा तब सुनिश्चित होती है जब उसके सभी नागरिकों को पोषक भोजन उपलब्ध होता है, सभी व्यक्तियों के पास स्वीकार्य गुणवत्ता के खाद्य खरीदने की सामर्थ्य होती है और भोजन तक पहुंचने में कोई अवरोध नहीं होता है ना। तो आप क्या कहेंगे? खाद्य सुरक्षा तब होगी जब हर एक व्यक्ति की पहुंच में, मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि हर एक व्यक्ति के पास क्या है? भोजन तक पहुंच है। हर एक व्यक्ति भोजन कर सकता है आसानी से, दोनों टाइम का उसको भोजन मिल सकता है, मतलब खाद्य सुरक्षा है। निर्धनता रेखा के नीचे रह रहे लोग खाद्य की दृष्टि से सदैव असुरक्षित महसूस करते हैं। निर्धनता रेखा का मतलब क्या था? हमने कई बार बात करी है कि एक रेखा जो इसके नीचे रह रहे हैं, इनको हम निर्धनता रेखा के नीचे कहते हैं और इनको निर्धनता रेखा के ऊपर कहते हैं। और ऐसा क्यों कह रहे थे? तो हमने दो पहलू देखे थे, एक ग्रामीण पहलू देखा था अगर याद होगा, और एक हमने शहरी पहलू देखा हुआ था। यहां पर लिख देता हूं। ग्रामीण पहलू में अगर हम रुपए में बात करें तो 840 रुपए प्रति माह के हिसाब से आपको काम करना होगा। अगर शहरी पहलू में हम बात करते हैं तो 1000 रुपए प्रति माह प्रति व्यक्ति के हिसाब से काम करना होगा। इसके अलावा अगर हम पाए कैलोरी के हिसाब से तो यहाँ पर 2400 कैलोरी है ना, यहाँ पर क्या होगा? 2400 कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति, यहां पर आपको 2100 कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति की बात है। अगर इससे कम कोई पा रहा है तो क्या हो जाएगा? निर्धनता रेखा के नीचे उसको माना जाएगा कि वो निर्धनता रेखा के नीचे आ गया। लेकिन इस लाइन के यहां कोई व्यक्ति है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत अमीर है, वो भी क्या है? फ्लक्चुएट। एक दिन कमाई नहीं हुई तो एक दिन के लिए वो यहां आ गया, फिर कमाई कर ली तो यहां चला गया, ऐसा भी तो हो सकता है ना, पर डे अगर नहीं कमा पा रहे। तो निर्धनता रेखा के नीचे जो है उनकी व्यवस्था तो करनी, साथ साथ निर्धनता रेखा के ऊपर जो है बाउंड्री पर है उनके बारे में भी हमें बात करनी है। उनके बारे में भी हमने अलग अलग प्रकार के राशन कार्ड बनाए हुए हैं, आपने देखा है, हमने पढ़ा है चैप्टर के अंदर। तो निर्धनता रेखा के नीचे रह रहे लोग खाद्य की दृष्टि सबसे असुरक्षित है क्योंकि उनके पास आर्थिक साधन नहीं है, जबकि संपन्न लोग भी आपदाओं के समय खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित हो जाते हैं। यद्यपि भारत में लोगों का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो खाद्य असुरक्षित है और पोषक तत्वों से भी असुरक्षा से ग्रस्त है। सबसे अधिक प्रभावित समूह ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे लोग जो भूमिहीन हैं, गरीब परिवार हैं, बहुत कम वेतन वाले कार्यों में लगे हैं, और शहरी क्षेत्रों में मौसमी कार्यों में लगे अनियत श्रमिक इस प्रकार के हैं। देश के कुछ क्षेत्रों में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित लोगों की बड़ी संख्या तुलनात्मक रूप से
बहुत अधिक है, जैसे आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य जहां बहुत अधिक गरीबी है, जनजाति वाले दूरस्थ क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र जहां प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, ये सब क्या है, खाद्य की दृष्टि से सुरक्षित हैं। समाज के सभी वर्गों के लिए खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार के द्वारा सावधानी पूर्वक खाद्य सुरक्षा प्रणाली तैयार की गई है। दो बातें इसमें, बफर स्टॉक और सार्वजनिक वितरण प्रणाली। बफर स्टॉक का मतलब क्या है कि जहां पर आप अधिकांश अनाज खरीद कर सरकार जहां स्टोर करवाती है बफर स्टॉक, और उस अनाज को सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस के माध्यम से जब आप बंटवाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, वो सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहलाती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अतिरिक्त कई निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम भी शुरू किए गए हैं, जिसमें खाद्य सुरक्षा का भी एक घटक शामिल किया गया है। इनमें कुछ कार्यक्रम है, एकीकृत बाल विकास सेवाएं, काम के बदले अनाज, दोपहर का भोजन, अंत्योदय अन्न योजना आदि। खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने में सरकार की भूमिका के अतिरिक्त अनेक सहकारी समितियों और गैर सरकारी संगठन भी हैं जो इस दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं ना, जो इस दिशा के अंदर क्या कर रहे हैं, बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। तो इनको भी इसमें शामिल किया गया है। तो ये हमने सारांश के बारे में देखा, समरी देखी, हमने सहकारी समितियों की भूमिका देखी। मैग्नेट ब्रेन्स अपनी हाई क्वालिटी एजुकेशन के लिए जाना जाता है, मतलब आपको यहाँ पर किसी भी वीडियो के लिए कोई पेमेंट नहीं करना होता और ना ही यहाँ पर किसी प्रकार का कोई कंटेंट से कंप्रोमाइज किया जाता है। हाई क्वालिटी प्लस फ्री एजुकेशन, ये हमारे दो उद्देश्य हैं। आप ये डिफरेंट कोर्स हैं जिनके वीडियो आप बिल्कुल निःशुल्क में देख सकते हैं, जिसके लिए आपको किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं करना है। वीडियो कहाँ मिलेंगे, तो आप यूट्यूब पर, यूट्यूब के अलावा हमारी जो वेबसाइट है www.magnetbrains.com, इसके अलावा जो हमारा एप्लीकेशन है, इन तीनों जगह पर आप वीडियोस को देख सकते हैं बिल्कुल निःशुल्क में। हमने कुछ बुक्स एंड ई बुक्स भी प्रिपेयर की हैं, इन्हें अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उस लिंक पर जाकर एक फॉर्म फिलअप कर दीजिए। आप हमसे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़ सकते हैं, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और टेलीग्राम के माध्यम से। ये वीडियो आप देख रहे हैं मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जमकर शेयर कीजिए। कमेंट सेक्शन में भी बताइए कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं। धन्यवाद।